बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट कर रही होती हैं तो आप उसके कंट्रोल को उसके फ़्लो को कंट्रोल करें। उन स्टेटमेंट्स, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग लूप कंस्ट्रक्ट, उसको कहते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करे, उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आपके पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमने डिफरेंट 3 टाइप्स जो थी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की पढ़ी थी। सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास आया था सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स वन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट करती है। जिस सीक्वेंस के साथ आपकी स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम में लिखी जाती है, उसी सीक्वेंस के साथ उन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है। इस प्रोसेस में कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। तमाम स्टेटमेंट्स एक टाइम पे प्रोग्राम में रन ज़रूर करती हैं। फिर हमारे पास है सेकेंड टाइप, जिसके अंदर हमने बात की सिलेक्शन स्ट्रक्चर की। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास ये होता था कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो बेस करती है आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो स्किप हो जाएगी। फिर उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने 4 डिफरेंट उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी, फर्दर कैटेगरीज, या आप कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज जो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, 4 तरह के सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को स्टडी किया, फिर हमने इफ़ एल्स को स्टडी किया, फिर इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को स्टडी किया। इफ़ स्टेटमेंट में क्या था कि आपकी स्टेटमेंट उस टाइम पे एग्जीक्यूट करती है जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो तो आपकी स्टेटमेंट स्किप हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं करती, कंट्रोल उसे इग्नोर कर देता है। उसके बाद हमने बात की इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें जब आपने एग्जीक्यूट करवाना होता है स्टेटमेंट्स को, तो आपके पास 2 वेज़ आ जाते हैं, 2 डिफरेंट वेज़ आ जाते हैं जिसको आप एग्जीक्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपके फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट्स का, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका स्टेटमेंट्स का सेकंड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, जिसको आप अपने समझने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि इफ़ अगर आपका स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होती है तो आपका इफ़ ब्लॉक चलेगा, और अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, एक टाइम पे आपके दोनों ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करा तो दूसरे ब्लॉक में स्किप होना है, और ना ही एक टाइम पे दोनों ब्लॉक्स एट अ टाइम पे स्किप हो सकते हैं। एक ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट करा तो दूसरा स्किप होगा, अगर दूसरा एग्जीक्यूट करा तो पहला स्किप होगा। फिर हमने इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स को देखा, जिसके अंदर आपके पास एक इफ़ स्टेटमेंट और मैनी ऑल्टरनेटिव्स जो थे अवेलेबल थे। उसमें क्या होता है, उसमें आपने करना होता है कि आप इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ज़्यादा ऑप्शंस, मैनी ऑप्शंस जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनी ऑप्शंस को फिर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तमाम ऑप्शंस आपकी फॉल्स हो जाए तो लास्ट पे जो ऑप्शन फॉल्स कंडीशन के लिए एल्स होता है वो रन करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की लास्ट पे एक और स्ट्रक्चर की, जो थी हमारे पास नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट या मैनी स्टेटमेंट्स एज पर रिक्वायरमेंट जो है इन्वॉल्व हो या लिखी जाए, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। अगर आपकी इस स्टेटमेंट के अंदर पहली कंडीशन यानी कि मेन इफ़ की कंडीशन, आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंट्रोल नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होगा, इनर इफ़ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन अगर आपकी आउटर इफ़ ही जो है कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है तो फिर आप आउटर इफ़ के एल्स को डायरेक्टली रन करवाते हैं। उसके बाद
हमारे पास आता है इसी सिलेक्शन स्ट्रक्चर में स्विच स्टेटमेंट, जिसको आज हम लोगों ने स्टडी करना है। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? द स्विच स्टेटमेंट इज़ अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। स्विच स्टेटमेंट आपकी एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर है। कंडीशनल स्ट्रक्चर आप कह लें इसको, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर कह लें, आप इसको सिलेक्शन स्ट्रक्चर कह लें, ये तीनों नाम सेम स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट जो है, स्विच स्टेटमेंट क्या है, ये आपकी एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। अगर आप इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो उसके ऑल्टरनेट में आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, और एक बेहतर ऑल्टरनेट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स आपके पास एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर है जो कि आपके इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर या इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के ऑल्टरनेटिव में आप यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ईजिली व्हेन देयर आर मैनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। इसमें से ईज़िली हम क्या कर सकते हैं कि इसमें भी वही होता है जो हमारे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स में हम करते हैं। आपके पास मैनी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से आपने किसी एक ऑप्शन का एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। आपके पास मैनी ऑप्शंस अवेलेबल हों और आपने किसी एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस पर्पस के लिए आप स्विच स्टेटमेंट्स को एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में बेसिकली हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट की सिंटैक्स का आपको पता है, हमने अब स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देखना है। तो आपका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपके पास क्या होता है, सबसे पहले स्विच कीवर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जिस एक्सप्रेशन के मुताबिक आपके केसेस को सिलेक्ट किया जाएगा। तो एक्सप्रेशन लिखिए आपने, फिर आपकी कर्ली ब्रैकेट्स में केसेस आएंगे। केसेस में सबसे पहले आएगा आपके पास केस 1, जो भी आपने केस को नाम देना है आप यहाँ पे उसको नाम देंगे। उसके बाद आपने लगाना है इसके आगे कॉलन, फिर आपने स्टेटमेंट को लिखना है, और जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपने वहाँ पे ब्रेक लगा देना है, ठीक है। फिर आपने केस 2 लिखना है, यानी कि कंडीशन 2। फिर आपने उसके आगे भी वेरिएबल जो भी आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेटमेंट 2 लिख के ब्रेक लगा दिया, और सो ऑन जितने आपने वैल्यूज़ के केसेस बनाने हैं आप उतने बनाएंगे। लास्ट पे आप कॉलन लगाएंगे, स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसके बाद ब्रेक कर देंगे। जब आपकी सारी कंडीशंस आप लिख चुके तो लास्ट पे आपने एक और स्टेटमेंट लिखनी है। जब आपकी तमाम कंडीशंस रन ना करे या कोई भी प्रॉपर फुलफिल ना करे आपकी रिक्वायरमेंट को, तो लास्ट पे जिस तरह हमारा एल्स स्ट्रक्चर का काम होता है ना, तो लास्ट में स्विच स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर का ये काम होता है कि वो एल्स का काम करे। तो आपने लास्ट पे लिख देना डिफ़ॉल्ट कॉलन स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद ये है बेसिकली आपकी स्विच एक्सप्रेशन, स्विच सिंटैक्स। स्विच का स्टेटमेंट का सिंटैक्स या स्विच के कीवर्ड के बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन को लिखना है। उसके बाद जितने भी केसेस आपने लिखने हैं वो आपके कंडीशन बेस है, जिसमें हम इफ़ एल्स इफ़ के आगे कंडीशंस लिखते रहते हैं ना, फिर वो कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए हम लोग चेक करते हैं कि ये कंडीशन हमारी स्टेटमेंट को फुलफ़िल कर रही है या नहीं, कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। अगर तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं, लास्ट पे आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है शो हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। अगर आप देखें जिसका फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले आपके पास कंट्रोल आपके केस 1 को चेक करता है। अगर तो केस 1 ट्रू होता है तो आपकी स्टेटमेंट जो है ब्लॉक 1 की, केस 1 की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके कंट्रोल बाहर ले जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो आपके केस 2 पे चला जाएगा, अगेन केस 2 चेक करेगा। अगर तो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट्स ऑफ ब्लॉक 2 या केस 2 जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स होता है तो केस 3 की तरफ, और ऐसे ही करते करते अगर तमाम केसेस आपके फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, जो अपने यहाँ पे लिखी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, वो आपकी लास्ट पे एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास स्विच स्टेटमेंट या स्विच स्ट्रक्चर, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें आप इफ़ एल्स इफ़ के ऑल्टरनेटिव में स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, दैट इज़ इफ़ स्ट्रक्चर।
और ये आपको मैनी चॉइसेस जो है प्रोवाइड करता है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, और आप इसमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को एट ए टाइम पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन। उसके बाद है आपके पास वर्किंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग को आपने देखना है, उसकी वर्किंग कैसे है। स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, वो कंपेयर करता है रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। मल्टीपल केसेस से मुराद जितने भी हमने केसेस स्विच स्टेटमेंट में बनाए होते हैं, स्विच स्टेटमेंट ने क्या करना होता है, उसके रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है। स्विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। सिंगल एक्सप्रेशन के केसेस को सिंगल एक्सप्रेशन के रिजल्ट को मल्टीपल केसेस के साथ उसने कंपेयर करना होता है। एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट्स इन इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू। अब एक्सप्रेशन आपकी वैलिड एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसका रिजल्ट आपका वैलिड इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू पे कंसिस्ट होना चाहिए, ठीक है। द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एट द टॉप ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड इट्स रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद डिफरेंट केसेस। आपकी जो एक्सप्रेशन होती है स्विच स्टेटमेंट के बाद जो ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर लिखी जाती है, ठीक है। आपकी एक्सप्रेशन को स्विच स्टेटमेंट के बाद जो आपकी ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर लिखा जाता है, और क्या किया जाता है उसके फिर रिजल्ट्स को वो वहीं पर एग्जीक्यूट होती है, वहीं पर इवैल्यूएट होती है। फिर उसके रिजल्ट्स को जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर उसके ब्लॉक्स में आपके केसेस होते हैं डिफरेंट, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। बेसिकली आपकी स्विच स्टेटमेंट आपके सिंगल एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करती है। आपकी एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, और उसके अंदर आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इंटीजर फॉर्म में या कैरेक्टर वैल्यू जो है रिटर्न होनी चाहिए। आपके एक्सप्रेशन स्विच स्टेटमेंट के आगे जो लिखे जाते हैं, स्विच स्टेटमेंट के बाद आप ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वहीं पर आपकी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है और रिज़ल्ट जनरेट करके देती है, ठीक है। फिर उस रिज़ल्ट को स्विच स्टेटमेंट के डिफरेंट केसेस जो आपने उसके अंदर मेंशन किए हैं उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ईच केस लेबल रिप्रेजेंट्स एनी वन चॉइस। हर केस लेबल जो है, जितने भी हम केसेस बनाते हैं उसमें से हर केस लेबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक चॉइस को, ठीक है। इफ़ द रिज़ल्ट मैचेस विद एनी केस, अगर रिज़ल्ट किसी एक केस के साथ मैच कर जाता है, द करस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड। फिर वो रिस्पेक्टिव ब्लॉक जिसके केस के साथ रिजल्ट मैच किया है, वो ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। फिर उस ब्लॉक की स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट किया जाता है। एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज्ड इन वन स्विच स्टेटमेंट। आप एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपनी मर्जी से मैनी नंबर ऑफ केसेस को यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आपने एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ केसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो स्विच स्टेटमेंट है ये आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग करते हैं या कंडीशनल जो है स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट आपकी, ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स में आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जो है मल्टीपल केसेस इन स्विच के साथ कंपेयर होती है और उसके बाद जो है रिजल्ट जनरेट करके देती है। आपकी जो एक्सप्रेशन होती है वो वैलिड जो है एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसके रिज़ल्ट में कोई इंटीजर या करैक्टर वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन होती है आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर जब आप लिखते हैं तो वहीं पर आपकी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है, ठीक है। टॉप ऑफ द स्विच स्टेटमेंट में ही आपकी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होती है। फिर वो एक्सप्रेशन आपकी कंपेयर होती है डिफरेंट केसेस ऑफ इन स्विच में आप डिफरेंट केसेस जो लिखते हैं उसके साथ वो एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है। हर केस लेबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल चॉइस को, ठीक है। अगर आपके रिजल्ट्स जो आपके एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स हैं वो किसी एक केस के साथ मैच कर जाते हैं, किसी एक केस के रिजल्ट्स के साथ मैच कर जाते हैं तो क्या होता है,
तो आपकी वो रिस्पेक्टिव जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसके साथ आपका केस मैच किया है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट जिसके साथ मैच किया है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। और आप एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी केसेस जो है उसको लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। द डिफ़ॉल्ट टेबल अपीयर्स एट द एंड ऑफ ऑल केस लेबल्स। जो डिफ़ॉल्ट टेबल है उसको आप अपने तमाम केस लेबल्स के लास्ट पे जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लेबल को आप तमाम केसेस के लास्ट पे लिखते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। डिफ़ॉल्ट लेबल को आप स्विच स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट पे लिखते हैं और इसको तब एग्जीक्यूट किया जाता है जब आपके एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। जब आपके एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट किसी भी एक भी केस के साथ मैच नहीं करता तो लास्ट पे आप जो है डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। जब वो किसी भी केस लेबल के रिज़ल्ट के साथ मैच नहीं करता आपकी रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप डिफ़ॉल्ट लेबल को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इट्स यूज़ इज़ ऑप्शनल। अब इसका यूज़ जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। द पोजीशन ऑफ डिफ़ॉल्ट लेबल इज़ नॉट फिक्स्ड। अब डिफ़ॉल्ट लेबल की जो पोजीशन है वो भी फिक्स नहीं है, ये तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको लास्ट पे लिख देते हैं। इट मे बी प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट केस स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट वन। इसकी ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ॉल्ट लेबल को चाहे तो केस स्टेटमेंट लिखने से पहले वेरी स्टार्ट में डिस्प्ले करवा दें या वहाँ पे लिख दें, और चाहे तो आप फुल लास्ट पे जो है डिफ़ॉल्ट लेबल को मेंशन करें। तो बेसिकली आपकी जो स्विच स्टेटमेंट है वो क्या करती है, वो आपके सिंगल एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट्स को मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करती है। आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो आपके एक्सप्रेशन वैलिड होने चाहिए और उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंटीजर या करैक्टर वैल्यू पे बेस होने चाहिए। जो आपकी एक्सप्रेशन होती है जो स्विच स्टेटमेंट में आप मेंशन करते हैं, आपकी एक्सप्रेशन टॉप ऑफ द स्विच स्टेटमेंट में ही एवेलुएट हो जाती है। फिर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपके डिफरेंट केसेस जो कि आप स्विच स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करते हैं उसके साथ कंपेयर होते हैं। हर केस लेबल एक चॉइस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके रिज़ल्ट्स यानी कि एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट्स किसी भी एक केस के साथ मैच कर जाते हैं तो आप जिस केस के साथ वो मैच करते हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और जब आप स्विच स्टेटमेंट में अपने केसेस को लिखते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने कितने केसेस मेंशन करने हैं, इट्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आप जितने मर्जी केसेस एक स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आती है डिफ़ॉल्ट लेबल। ये लेबल अपीयर किया जाता है तब जब आपके तमाम स्विच स्टेटमेंट के केसेस या केस लेबल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते या उनके साथ कंडीशन मैच नहीं होती, रिजल्ट्स मैच नहीं होते। डिफ़ॉल्ट लेबल अपीयर्स एट द एंड ऑफ ऑल केस लेबल्स। ये आपके ऊपर कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको एंड ऑफ द केस लेबल ही मेंशन करें, आप इसको केस लेबल्स की वेरी स्टार्ट टॉप ऑफ द स्टेटमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं केसेस को मेंशन करने से पहले। डिफ़ॉल्ट लेबल तब एग्जीक्यूट होता है जब आपके रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी केस लेबल के साथ मैच नहीं करते, और इसका यूज़ भी आपके पास ऑप्शनल होता है। इसकी पोजीशन भी फ़िक्स नहीं होती, आप इसको स्टेटमेंट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप केस स्टेटमेंट्स के बिल्कुल स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, और केस स्टेटमेंट्स के वेरी लास्ट पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस लेबल इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्विच बॉडी। ब्रेक स्टेटमेंट का भी हम एक यूज़ कर रहे हैं और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि हर केस लेबल के अंदर आपकी एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। जब आपकी लेट्स सपोज आपका रिज़ल्ट मैच कर जाता है किसी एक केस के साथ, तो ब्रेक स्टेट और आपके वो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसके साथ आपका रिज़ल्ट मैच किया वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो क्या होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्विच बॉडी से आपके कंट्रोल को बाहर निकाल देती है,
ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट एक ऑप्शन को क्लिक करना होता है, तो जब आपकी वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है आप उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं अगर आपके रिजल्ट्स मैच हो जाते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट के यूज़ से आपका जो कंट्रोल है वो स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा। इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ ईच केस लेबल, और इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी केस लेबल को मेंशन करना है तो उसके एंड पे। व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन मैचेस विद अ केस लेबल, जब आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी एक केस लेबल के साथ मैच कर जाता है, द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, तो फिर उसके रिस्पेक्टिव जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। द ब्रेक स्टेटमेंट कम्स आफ्टर दी स्टेटमेंट्स, तो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कब लिखी जाती हैं, उन स्टेटमेंट्स के बाद लिखी जाती हैं, उनके स्टेटमेंट्स के बाद आती है। एंड द कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम द स्विच बॉडी, और जब आपकी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है लास्ट पे आपकी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है। ब्रेक स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो वो आपके कंट्रोल को स्विच बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, इफ़ ब्रेक इज़ नॉट यूज्ड, अगर आपका ब्रेक यूज़ नहीं करते, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते, ऑल केस ब्लॉक्स दैट कम आफ्टर द मैचिंग केस विल ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड, फिर तमाम जो आपके केस ब्लॉक्स होंगे जिनके रिजल्ट्स भी मैच हो रहे होंगे वो तमाम एग्जीक्यूट करते जाएंगे, विच इज़ अनफेयर फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट आप कब यूज़ करते हैं, आप ब्रेक स्टेटमेंट को तमाम के जब स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं तो केसेस के बाद आप केसेस के एंड पे लास्ट स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, ताकि जब आपकी कोई कंडीशन या रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन किसी केस के साथ मैच कर जाए तो वो उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है। और एग्जीक्यूट करवाने के बाद जब वो ब्रेक को एग्जीक्यूट करवाएगा तो कंट्रोल डायरेक्टली आपका स्विच स्टेटमेंट से निकल के स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा, और फिर आपकी जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं वो रन नहीं करेगी, वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो बेसिकली ये था आपके पास स्विच स्टेटमेंट्स। अब हम ना इसका एक प्रोग्राम देखते हैं ताकि आपको इसकी कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो हम ना एक स्विच स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम मेंशन करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट की वर्किंग के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में हम ऐसे लिखते हैं कि हम इनपुट लेते हैं एक नंबर जो कि वीकडेज़ के लिए होगा, और डिस्प्ले करवाएगा कि वो उस नंबर पे जो आपका वीकडे का डे है वो कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूज़र एंटर्स 1 इट डिस्प्लेस फ्राइडे एंड सो ऑन। ये हमारी अब मर्ज़ी है कि हमने किस नंबर को कौन सा वीकडे असाइन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे अपने प्रोग्राम में। हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज, हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट .h, उसके बाद void main। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, हम अपने मैंने क्या क्या जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि यूज़र एक नंबर एंटर करे और उस नंबर के अगेंस्ट में आपको वीकडे जो है वो डिस्प्ले हो आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब हर वीकडे को हम एक नंबर असाइन करने लगे हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, उस पर्पज़ के लिए सबसे पहले क्या करूँगी मैं, अगर तो मैंने यूज़र से नंबर लेना तो मुझे एक नंबर के लिए वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वो मैं कर देती हूँ इंट n। ठीक है, नंबर के लिए एक मैंने वेरिएबल जो है उसका नेम डिक्लेयर कर दिया इंट n। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं करवाती हूँ क्लियर स्क्रीन, उसके फंक्शन को यूज़ किया। उसके बाद मैं यूज़र को एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा कर देती हूँ कि यूज़र एक मैसेज यूज़र को पता चले। मैं इसको कहती हूँ एंटर
नंबर ऑफ अ वीकडे। जो यूज़र है अब वो क्या करे, वो वीकडे के लिए नंबर जो है उसको एंटर करे। अब यूज़र ने जब नंबर एंटर करना है तो वो यूज़र के लिए एक इनपुट होगी, यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, उसके लिए हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया स्कैनफ। नंबर आपका इंटीजर वैल्यू पे बेस कर रहा है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका जो यूज़ होगा वो %d होगा और आपने उसकी जगह n लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब मैंने यूज़ करना है अपनी स्विच की स्टेटमेंट्स को। सो बेसिकली क्या किया मैंने किया कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि वो कोई नंबर एंटर करे वीकडे को शो करवाने के लिए, और यूज़र से जब मैंने नंबर लेना तो उसके लिए मैंने स्कैनफ का फंक्शन जो है यूज़ किया फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यूज़ करनी है स्विच की स्टेटमेंट। स्विच की स्टेटमेंट में आपके पास आएगी पैरेंथेसिस में आपके पास आती है एक्सप्रेशन, तो उसकी जगह मैं n लिखूँगी क्योंकि मैंने वेरिएबल में नंबर जो है यूज़र से लिया है। ठीक है, वो नंबर आ गया। उसके बाद अब स्टेटमेंट्स को मैंने स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने केसेस को मेंशन करना है, इसलिए मुझे कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। केस 1 सबसे पहले मैंने बनाना है अपना केस 1, उसके बाद कॉलन। अब मेरा जो केस 1 होगा वो क्या होगा, मैं कहती हूँ कि यूज़र जब 1 एंटर करे तो मेरे पास क्या शो हो, प्रिंटफ की स्टेटमेंट में मेरे पास शो हो फ्राइडे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र ने अगर नंबर में एंटर किया 1 तो केस मैच करेगा 1 के साथ, तो आपकी ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस केस के जब मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मैंने कंट्रोल जो है स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकालना है। स्विच स्टेटमेंट से बाहर कंट्रोल निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करूँगी। तो ये होगी मेरी ब्रेक स्टेटमेंट कंप्लीट। ये मेरा केस 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आऊँगी केस 2 पे। जब यूज़र 2 एंटर करे तो फिर मेरे पास क्या शो, तो मेरे पास शो होना चाहिए सैटरडे। ठीक है, इसका मतलब जब यूज़र 2 एंटर करेगा तो मेरे पास क्या शो हो, सैटरडे। अब इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद केस 3, केस 3 में जब यूज़र 3 एंटर करे, यहाँ पर 3 इसकी स्टेटमेंट में 3 पास होगा, फिर वो केस 3 पे जाके मैच करेगा और आपके पास रिजल्ट शो होगा संडे, वीकडे शो होगा संडे। फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, फिर केस 4 में आपका यूज़र जब 4 एंटर करे तो आपके पास स्टेटमेंट शो मंडे, वीकडे शो होगा मंडे। उसके बाद आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट। अगर यूज़र केस 5 एंटर करता है वो केस 5 से साथ मैच करेगा, तो आपके पास प्रिंट एफ में शो होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ट्यूसडे। और आपकी ब्रेक स्टेटमेंट केस 6, जब यूज़र एंटर करे केस 6 तो आपके स्टेटमेंट में शो होना चाहिए वेडनेसडे, डिस्प्ले में आपका आना चाहिए वेडनेसडे। फिर ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और बाकी के केसेस मैं इसके फ्रंट पे लिख रही हूँ, ठीक है। बाकी के केसेस मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये हो गए मेरे केस नंबर 6। अब यहाँ पे लिखूँ केस नंबर 7,
केस नंबर 7 कॉलन, जब यूज़र 7 एंटर करे तो मेरे पास क्या शो प्रिंट स्टेटमेंट में आए, प्रिंट एफ पे शो हो थर्सडे, फिर ब्रेक स्टेटमेंट, और ये तमाम मेरे केसेस कंप्लीट हो गए। और लास्ट पे अगर किसी यूज़र 7 के बजाय किसी और नंबर को 1 से 7 के दरमियान किसी और नंबर के बजाय किसी और नंबर को एंटर करे तो मेरे पास क्या शो हो, तो मेरे पास कंडीशन जो चले स्टेटमेंट वो चले डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में मेरे पास क्या प्रिंट एफ हो, प्रिंट एफ में शो हो मेरे पास इन वैलिड नंबर, ठीक है। और जैसे इनवैलिड नंबर प्रिंट हो और आपका कंट्रोल स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा, और स्विच बॉडी के बाद बाहर आने के बाद आप गेट करेक्टर करवाएं और ये आपकी मेन बॉडी भी ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। तो ये रहा आपके पास जो है स्विच केस, जिसमें आपने यूज़र से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है एक्सेप्ट किया। अब इसके आउटपुट भी हम देखते हैं, यहाँ पर हम आउटपुट लिख देते हैं, ठीक है। आउटपुट को यहाँ पे लिख देते हैं, आउटपुट में सबसे पहले यूज़र के लिए स्टेटमेंट प्रिंट होगी एंटर नंबर ऑफ आ वीकडे। लेट्स सपोज यूज़र ने एंटर किया है 2, ठीक है, 2 एंटर किया। अब ये 2 जो है आपके पास कहाँ पर आएगा, इस स्कैन एफ के अंदर, क्योंकि यूज़र ने 2 एंटर किया। अब n की जगह आपके पास 2 वैल्यू आ गई, इस n के जगह आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 इन केसेस के साथ मैच करेगा, ये केस 1 में 1 है, केस 2, अब ये देखिए केस 2 में ये आपकी कंडीशन जो है 2 के साथ मैच कर गई है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर सैटरडे। तो ये था आपके पास रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। होप्स आपको वीडियो के अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।